हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो जेई 2025 एस्पिरेंट्स के लिए है, स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए जिन्होंने 2024 में 12th का एग्ज़ाम दिया होगा और 2024 में किसी भी रीज़न से इफ़ दे आर नॉट एबल टू स्कोर वेल और वो 2025 में एक चांस और देना चाहते हैं जो उनका लास्ट चांस होगा, तो उन लोगों के लिए वीडियो होने वाला है। इसमें आई विल टॉक अबाउट जनरल पॉइंट्स, क्या क्या चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए बच्चों को, एंड आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट द बैच लॉन्चिंग बाय टीम कॉम्पिटिशन के इस स्टेज पे, बिकॉज टाइम इज़ वेरी क्रूशियल। जो भी बचा हुआ टाइम है उसके अंदर हम अपने प्रिपरेशन को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ताकि हमारे पोटेंशियल के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल रैंक आए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए टीम कंपटीशन लेके आया है अपना आइकॉनिक बैच प्रवीण, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अपने बैच से स्टार्ट करते हैं। जो बैच है उसका नाम है प्रवीण 10 हाइब्रिड लेन ऑनलाइन। दिस इज़ ऑनलाइन बैच। और हाइब्रिड लेन का वर्ड का मतलब क्या है कि अभी से लेके दिसंबर तक अगर हमें कोर्स फिनिश करना है ताकि हम जेई का जो फर्स्ट मेंस का एग्ज़ाम है जनवरी में, उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हों, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट चांस। तो उसमें कोई भी बच्चा अपना चांस लेना अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसा नहीं बोल सकते जैसे 12th में चल रहा होगा कि चलो ये नहीं हुआ तो अगले वाले में चले जाएंगे, क्योंकि जो कंपटीशन है वो फर्स्ट वाले मेंस के अंदर ही मिनिमम होता है। तो इस बचे हुए टाइम में बच्चा ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकता है अपनी प्रिपरेशन को। और अभी तक जो बच्चा वैसे मोस्ट प्रॉब्ली वेट कर रहा होगा, उसने पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, तो व्हाट वी विल डू, हम इस बैच के अंदर कुछ तो अपने नॉर्मल लेन के लेक्चर देंगे। मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स जो होगा, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स होगा वो नॉर्मल लेन के थ्रू ही पढ़ाया जाएगा। और मतलब जो शेड्यूल्ड लेक्चर्स होंगे, तो कुछ तो हम शेड्यूल्ड लेक्चर करेंगे नॉर्मल लेंस के थ्रू, जैसा सभी मतलब जो आज से जिसने 3 महीने पहले बैच लिया होगा, उसने पढ़ना चालू किया होगा, उसको जिस स्पीड में पढ़ाया जा रहा है, आई वुड से कि मैक्सिमम चैप्टर वैसे ही कराए जाएंगे। बट कुछ चैप्टर जिनका वेटेज थोड़ा सा कम है, एंड बिकॉज टाइम इज़ नॉट अवेलेबल। इसका पीछे मेन मोटिवेशन फैक्टर क्या है, क्योंकि टाइम इतना है ही नहीं कि हम पूरा नॉर्मल लेन के थ्रू खत्म कराएंगे। नॉर्मल लेन के थ्रू खत्म कराएंगे तो जेई क्रॉस हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हो। प्लस लास्ट में क्वेश्चन टाइम भी चाहिए होता है ताकि बच्चा सारी चीज़ों को एक जगह जैसे बोलते हैं कंसोलिडेट करके रिवाइज कर ले, ताकि वो अपना बेस्ट पंच मार पाए। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ चैप्टर को हम शेड्यूल करेंगे फास्ट लेन से। अब नॉर्मल लेन और फास्ट लेन में क्या अंतर है? नॉर्मल लेन तो उस बच्चे के लिए जो बिल्कुल जैसे बोलते हैं क्लीन स्लेट है, जिसने पहली बार कोई भी चैप्टर पढ़ रहा है, पहली बार टर्म सुन रहा है, तो उसको तो हम बड़े आराम से बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ाते हैं। फास्ट लेन उन बच्चों के लिए जिन्होंने टर्म्स एटलीस्ट सुन रखे हैं, तो उनको हम थोड़ा सा जो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं उनके लिए हो सकता है वो रेपिटेशन हो जाए, तो किसी चैप्टर में हम फास्ट लेन के लेक्चर्स यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमारा सिलेबस खत्म हो जाए। अच्छा, शेड्यूल भले ही कैसे हो, आपके पास डैशबोर्ड में अवेलेबल दोनों बैचेस आएंगे। मतलब ऐसा हो सकता है कि मान लिया कोई चैप्टर हमने उठाया और हमें लगा कि एक्स चैप्टर है, ये वेटेज के हिसाब से जेई में इसका कम वेटेज है, तो हमने उसको फास्ट लेन से शेड्यूल कर दिया। अब कोई बच्चा बोले कि यार ये तो मेरा वीक चैप्टर था और मेरे को तो ये आराम से पढ़ना था, तो कोई बात नहीं, जो नॉर्मल लेन के सारे लेक्चर्स हैं वो भी आपके पास अवेलेबल रहेंगे, फास्ट लेन के सारे लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे। नॉर्मल लेन और फास्ट लेन में देखो अंतर, ये दोनों ही एडवांस के लिए हैं, दोनों ही मेंस और एडवांस दोनों के लिए हैं। बस नॉर्मल लेन के अंदर हर सब्जेक्ट में लगभग 200 लेक्चर हैं, 210 के आसपास लेक्चर हैं, और जो फास्ट लेन है उसमें लगभग 120 110 के आसपास लेक्चर्स हैं। फास्ट लेन में हमने ये अज्यूम कर रखा है कि बच्चे को कम से कम बोर्ड तो पढ़ ही रखा होगा, ताकि जो टर्म्स बोले जाएं वो उसको समझ में आए। बहुत बेसिक सी चीज़ें स्किप कर दी हैं ताकि जो जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको आराम से समझ में आ जाए, ठीक है। कमी उसमें भी कुछ नहीं है। कोई भी अगर फास्ट लेन से पूरा सिलेबस कंप्लीट करता है तो वो भी जेई एडवांस के लिए तैयारी कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, कुछ चैप्टर में नॉर्मल लेन और कुछ चैप्टर में फास्ट लेन करके पूरा सिलेबस फिनिश करेंगे। बट अगर कोई बच्चा बोले कि इन नॉर्मल लेन के लेक्चर को मैं फास्ट लेन से देखना चाहता हूँ, तो देख लो, अनशेड्यूल्ड फॉर्म में आपके पास फास्ट लेन भी सारा अवेलेबल होगा और नॉर्मल लेन भी सारा अवेलेबल होगा। तो आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और जो बच्चा ब्लाइंडली हमें ही फॉलो करना चाहता है, उसके लिए हम लेक्चर शेड्यूल करेंगे। तो आइए इस पे चलते हैं। जो बैच का स्टार्टिंग डेट है दैट इज़ 10th जून, और ऑनलाइन रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड लेक्चर यू विल बी गेटिंग इन दिस बैच। उसके बाद जो इसका कोर्स, मतलब जब तक लेक्चर शेड्यूल होगा तब तक जब क्लासेस आएंगी, चैप्टर पढ़ाया जाएगा, वो 12 दिसंबर के आसपास या 15 दिसंबर के आसपास फिनिश हो जाएगी। थोड़ा बहुत हम इसको ऐसा बोल सकते हैं डायनामिक भी है, डिपेंडिंग अपॉन कि जेई का एग्ज़ाम कब होता है। अगर जेई का एग्ज़ाम जनवरी के फर्स्ट वीक में होता है, विज़ जेई का एग्ज़ाम जनवरी के लास्ट वीक में होता है, उसका भी थोड़ा बहुत मतलब ये डायनामिक है, तो उसके हिसाब से भी हम थोड़ा बहुत चीज़ों को एडजस्ट कर देंगे। तो टेंटेटिव डेट ये है कि
12 से 15 के बीच में अगर फिनिश होता है तो उसके बाद बच्चे के पास 20-25 दिन होगा जिसको वो अच्छी तरीके से रिवाइज़ कर सकता है पूरे सिलेबस को, और टेस्ट दे सकता है लास्ट में, फुल सिलेबस टेस्ट काफ़ी दे सकता है ताकि वो जनवरी का जो फर्स्ट मेन है उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाए। अच्छा, AB सर, ALK सर, माई सेल्फ एंड नीरज सर के लेक्चर्स इसके अंदर आएंगे सारे के सारे। अच्छा, जो हमने बोला कि ये जो 12 दिसंबर है इसमें तो लेक्चर शेड्यूल्ड वाली जो चीज़ें का, बट हमारा और आपका जो एसोसिएशन है वो तो 2025 में जब तक एडवांस का एग्जामिनेशन नहीं हो जाता, जो लगभग मई के लास्ट में या जून में होता है, तब तक हमारा एसोसिएशन रहेगा। क्योंकि एक बार ये लेक्चर खत्म होने के बाद भी हम मेंस के रिवीजन लेक्चर देंगे, वो चैम्प के फॉर्म में हमारा एक कोर्स है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। मतलब एक बच्चे ने जब ये वाला कोर्स ले लिया तो उसके अलावा उसको और कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईच एंड एवरीथिंग पूरा बंडल उसको मिलेगा, जिसमें मेंस का भी रिवीजन कोर्स मिलेगा और एडवांस का भी रिवीजन कोर्स मिलेगा। तो क्लासेस तो मतलब इस फॉर्म में हमारा एसोसिएशन रहेगा। ऐसा नहीं कि 12 दिसंबर के बाद फिनिश हो गया, नहीं, टेस्ट तो लगातार चलते रहेंगे। फर्स्ट मेंस से पहले भी टेस्ट होगा, फर्स्ट और सेकंड मेंस के बीच में भी टेस्ट होगा, सेकंड मेंस के बाद फिर सारे एडवांस के टेस्ट होंगे, उससे पहले भी एडवांस के टेस्ट होंगे। मैं तो ऐसे बोलूँ कि मेंस 2 जब खत्म हो जाएगा तो मेन तो फिर बचा ही नहीं, फिर तो सारे एडवांस की टेस्ट होंगे। मेंस 1 और मेंस 2 के बीच में एडवांस प्लस मेंस दोनों के टेस्ट होंगे। ऐसे मेंस 1 से पहले भी मेंस और एडवांस दोनों के टेस्ट होंगे। जो क्लास फ्रीक्वेंसी है वो 6 डेज अ वीक होगा। एक दिन में 1.5 घंटे की 3 क्लासेस आएंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, 4.5 घंटे का लेक्चर्स डेली शेड्यूल होगा। ठीक है। फीस जो इस बैच की है वो 29,900 है। एक्सेस टिल जनवरी एडवांस 20, मतलब इस बैच का एक्सेस कब रहेगा? कोर्स कभी भी जैसे फिनिश हो गया उसके बाद भी तो बच्चों को रिक्वायरमेंट होगा ऑफकोर्स। तो जब 2025 में आपका 2025 में जब जेई एडवांस का एग्जामिनेशन हो जाएगा तब तक आपके पास डैशबोर्ड या अवेलेबल रहेगा, सारा कोर्स आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो ये तो इस कोर्स के बारे में हो गया। किसी भी तरह की कोई भी अगर आपको इंक्वायरी है, कुछ पूछना है, तो आप इस नंबर को डायल कर सकते हैं, टेट्रा8 टेट्रा021, या फिर 7410900901906907 या 908। इस कोर्स में अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसके थ्रू आप जा सकते हैं, या फिर online.competition.com पे भी आप ये कोर्स ढूंढ सकते हैं, वहाँ से भी रजिस्टर कर सकते हैं। अब आगे चलते कि हमारे फीचर क्या है। वैसे तो मैक्सिमम बच्चे जो कंपटीशन के बारे में जानते होंगे, दे वुड बी नोइंग कि वी आर नोन फॉर सीरियस स्टडीज़, रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडीज़। और पिछले ये हमारा 5th साइकिल है, मतलब 5th ईयर वी आर रनिंग ऑनलाइन मोड में। तो पिछले 4 साइकिल की जो लर्निंग है, वी आर कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूविंग आर जो भी ऑफरिंग है, जो बैचेस है, ताकि बच्चे का उसके पोटेंशियल के हिसाब से बेस्ट रैंक आ पाए। इसीलिए हमारे रिजल्ट इतने स्पेक्टिकुलर आता है कि जो बच्चा है उसके पोटेंशियल जो है वो अपनी पोटेंशियल के हिसाब से बेस्ट परफॉर्म कर पाए। तो जो लेक्चर्स होंगे वो शेड्यूल्ड रिकॉर्डेड फॉर्म में आएंगे। शेड्यूल्ड इसलिए ताकि बच्चे को एक वो क्लासरूम वाली फीलिंग आए और उसका डिसिप्लिन बना रहे। दूसरा, कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल, मतलब उसका स्क्रीन टाइम कट करने के लिए जो फिजिकल कॉपी है मटेरियल की वो भी भेजी जाएगी। उसका ग्रेडेड स्टडी मटेरियल यूल गेट। अगर आप कॉम्पिटिशन कोर्स लेते हो आपको और कोई भी बुक या फिर किसी भी तरह की टेस्ट सीरीज़ वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ईच एंड एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड, मतलब हम तो बहुत एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। अब उसमें से जैसे 100 हमने प्रोवाइड किया, और बच्चों का प्रिपरेशन लेवल अलग अलग होता है। कोई हो सकता है कि उसको 30 तक ही कंप्लीट कर पाए, जिसके जो पहली बार पढ़ रहा है और जिसके पास टाइम की कमी है, तो कोई बात नहीं, 30 तक पढ़ पाओगे तो हो सकता है कि मतलब 30% भी अगर आपने मटेरियल कंप्लीट कर लिया तो आराम से आपका मेंस में और एडवांस में अच्छा रैंक आ जाएगा। मतलब सेलेक्ट हो जाएंगे, 4-5 हज़ार के आसपास रैंक आ जाएगा। कोई बच्चा उसको 80% तक ले जाएगा तो उसका 1000 के अंदर रैंक आ जाएगा आराम से। कोई उसको 100% कर लेगा तो 100 के अंदर रैंक आ जाएगा। मतलब हम बोलेंगे मटेरियल खत्म हो गया अब खाली बैठे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। यू विल ऑलवेज हैव मटेरियल, वी विल गिव यू मोर एंड मोर मटेरियल। ठीक, किसी भी बुक को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके आगे जो भी हमारा मटेरियल है उसका टेक्स्ट एंड डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस आर अवेलेबल, ताकि बच्चे को इंसाइट मिले। अगर वो कुछ मिस कर रहा है तो उसको ये तो मिले कि वो चीज़ वो क्या मिस कर रहा था, वो क्यों नहीं सोच पाया। काफ़ी जगह पे कहने के लिए वीडियो सोल्यूशन होता है, बट उसमें काइंड ऑफ वो ऐसे ही मैकेनिकली पढ़ देते हैं सोल्यूशन। ये ठीक है, दैट इज़ नॉट द थिंग। यहाँ पे एक्सपर्ट द्वारा सोल्यूशन बनाया गया है। सिमिलरली जो डाउट सॉल्विंग है, हमारा डेली लाइव डाउट काउंटर होता है, जहाँ पे लाइव बच्चा अपने डाउट पूछ सकता है एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट में जूम के ऊपर, जहाँ पे फैकल्टीज़ अवेलेबल रहती है तीनों सब्जेक्ट की। और 24/7 वो टेलीग्राम ग्रुप पे तो डाउट पूछ ही सकता है, पिक्चर खींच के, वॉइस मैसेज के थ्रू, या फिर टाइप करके वो डाउट्स अपने पूछ सकते हैं। जैसे ही मतलब वो डाउट पूछेगा,
विद इन ए गिवन टाइम फैकल्टी विल आंसर दैट क्वेश्चन. गाइडेंस सेशन आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज, बिकॉज जो टाइम बचा हुआ है उसमें हर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ योर प्रिपरेशन शुड बी ऑप्टिमाइज सो दैट आपका बेस्ट पॉसिबल रैंक है जो भी आप डिजर्व करते हो. तो टाइम टू टाइम मतलब एवरी वीक पे गाइडेंस सेशन जिसमें बच्चा मेंटर से डायरेक्टली बात कर सकता है, वो अपनी प्रॉब्लम बता सकता है. वैसे तो हमने इतना ज़्यादा कस्टमाइजेशन कर रखा है और सारी इंस्ट्रक्शन दी होती हैं कि इस बच्चे को ये करना चाहिए, इस तरह के बच्चे को ये करना चाहिए. फिर भी अगर बच्चे को कोई लगता है कि उसकी यूनिक प्रॉब्लम है और वो इंटरेक्ट करना चाहता है तो डेफिनेटली दीज सेशंस आर वेरी हेल्पफुल अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक पे लाने रखने के लिए. प्लस जो भी टीचर्स का जो एक्सपीरियंस है, डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, उसका जूस निकालते हुए अपना बेस्ट रैंक लाने के. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. दैन बोर्ड सपोर्ट इज ऑल्सो देयर. कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं उनको 75% ना आया हो तो बोलेंगे साइड बाय साइड एक बोर्ड का भी उन्हें थोड़ा सा तैयारी करना है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इसके लेक्चर हम बोर्ड वाले भी प्रोवाइड करते हैं. या फिर बिट सेट हो गया, आगे चल के WBJE का कुछ एग्जाम देंगे बच्चे, कुछ UGEE के देंगे, तो इनके भी मॉक टेस्ट हम कराते हैं ताकि बच्चे को इधर उधर ना भटकना पड़े. कहने का मतलब है कि जब भी कोई बच्चा कंपटीशन की छत्र छाया में आ गया तो उसका केवल एक काम बचता है, पढ़ना, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना. ये काम में ही उसका सारा टाइम जाएगा. उसका कहीं पे भी टाइम ऐसी एक्टिविटी में वेस्ट नहीं होगा जो नॉन वैल्यू एडिशन वाली है, मतलब वो हंट कर रहा है मटेरियल या इंफॉर्मेशन हंट कर रहा है. नो, ईच एंड एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड. आपका काम केवल पढ़ना होगा. ठीक है, ऐसा नहीं कि वो बोले कि मेरे को WBJE भी देना है, अब वो WBJE के लिए मटेरियल ढूंढ रहा है इधर उधर के, क्या कर सकते हैं, वहाँ उसके घंटों बर्बाद हो रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं. ईच एंड एवरीथिंग जो भी रेलिवेंट होगा दैट वी विल प्रोवाइड. ठीक है, वन स्टेप सोल्यूशन फॉर और इन्फॉर्मेशन, ये हमने बोल दिया. नेट पे आजकल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत सारी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी है. यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनको डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, कोटा में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, टॉप 100 में बहुत सारी फैकल्टीज़ ने रैंक निकाला हुआ है. तो तीनों सब्जेक्ट में अंडर वन रूफ यू विल गेट एक्सपर्ट गाइडेंस. और यहाँ पे ऑथेंटिक गाइडेंस आपको मिलेगा. यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं बोली जाएगी जो आपको प्लीज़ करने के लिए होगा. कुछ जगह पे, कुछ यूट्यूब चैनल पे या कुछ इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि बच्चों को खुश रखने के लिए वो ऐसी बात बोलते हैं कि बच्चे को, जो बच्चा सुनना चाहता है, जो एक कामचोर बच्चा सुनना चाहता है कि मेरे को ये बता दे, और वो उसी भ्रम में जीना चाहता है. बट ऐसा हो सकता है कि उसका ऐसा होता है, हो सकता नहीं ऐसा होता है. जो बच्चा अभी मेहनत नहीं करता, जो अभी टालता जाता है, उसको लास्ट में बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है. और जब तक उसे ये बात समझ में आती है कि यार मेरे को तो वो चीज़ बोलेगी जो मेरे को खुश रख सके, रादर देन जो मेरे बेनिफिट में था वो नहीं बताया गया मेरे को. और फिर तो अगर बच्चा मेहनत करना चाहे तो भी हो सकता है उसके पास वो टाइम लूज हो जाए. यहाँ पे यू विल गेट ऑथेंटिक गाइडेंस वेदर यू लाइक इट और नॉट. वी विल से द ओनली दोज थिंग्स विच वुड बी हेल्पफुल इन गेटिंग योर रैंक एंड विच इज़ वेरी क्रूशियल फॉर योर कैरियर. जो आगे का 30-40 साल का कैरियर है वो काफ़ी कुछ इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप इस साल कैसा परफॉर्म करते हो. तो ये सीरियसनेस हमें पता है, इसीलिए वी विल नेवर मिस गाइड यू. वी विल नेवर से एनीथिंग जो आपको अच्छी लगे. वी विल ओनली से दोज थिंग विच आर इन द बेनिफिट ऑफ यू. ठीक है. फिर स्मूथ फंक्शनिंग, काफ़ी जगह जैसे ऐसा होता है कि बहुत सारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट 6-7 साल से चलें, बट हर साल उनकी टीम चेंज होती रहती है. तो टीम चेंज होने से क्या हो जाता है कि दे आर नॉट एबल टू फॉर्म ए कोहेसिव सिस्टम, इको सिस्टम, जहाँ पे बच्चा आए तो उसकी ईच एंड एवरी प्रॉब्लम बहुत सारी होती है. मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम का समीशन बहुत बड़ा हो जाता है आगे चल के बच्चे के लिए. तो हमने यहाँ पे लगातार सेम टीम, हमारा ये 5th ईयर है, तो हमने चीज़ों को लगातार कॉन्टीन्यूसली इंप्रूव किया. एंड आई एम प्राउड टू से कि बाकी लोगों के पास जो, जिसे हम बोलते हैं कि कस्टमाइज्ड कोर्सेज हो गए, टूल्स हो गए बच्चे को हेल्प करने के लिए डिफरेंट जगह पे, चाहे वो रिवीजन हो, चाहे वो जिसे बोलते हैं फॉर्मूला लर्निंग हो, या फिर कॉन्टीन्यूस क्यूमुलेटिव रिवीजन हो, या फिर कोई बच्चा बोले कि अभी तो मैं मेंस तक लेवल तक ही ये चैप्टर करना चाहता हूँ, बाकी मेंस 1 के बाद करना चाहूँगा. तो इन चीज़ों को बच्चे ने एक चीज़ सोच लिया कि मैं अपनी प्रिपरेशन ऐसे करूँगा. ठीक है, अब उसको करने के लिए उसके पास राइट टूल भी तो होने चाहिए. तो वो टूल हमने इतने ज़्यादा डेवलप किए कि आई एम प्राउड टू से कि और किसी भी इंस्टीट्यूट के पास इस तरह का कस्टमाइजेशन नहीं है. यहाँ पे बच्चा अपनी नीड के हिसाब से, क्योंकि बच्चे भी डिफरेंट होते हैं. कोई हो सकता है कि किसी ने बोला कि मैंने 25 में से मेरे 22 चैप्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे, बट जो बाकी के 3-4 चैप्टर हैं इस सब्जेक्ट में वो मेरे को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, ये 22 केवल एक ब्रशअप करना है. दूसरा बच्चा बोल सकता है कि मैंने चैप्टर तो सारे पढ़ लिए हैं, बस मेरे को थ्योरी तो सारी कर ली है, बस मेरे को प्रैक्टिस करना है. तो दोनों की रिक्वायरमेंट और दोनों की जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है या
प्रिपरेशन स्ट्रक्चर है वो टोटली अलग अलग हो जाएगा। वो अगर वो दोनों बच्चों को एक ही क्लास में बैठा दिया जाए तो उनका काफ़ी टाइम तो इसी में वेस्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम विद ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, या काफ़ी ऑनलाइन में भी ऐसा होता है कि जहाँ हज़ारों बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं उनको सभी को एक जैसी चीज़ दी जा रही है। अब ये तो हमें समझ में आना चाहिए कि एक मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो रैंक 1 आता है लास्ट ईयर 2023 में, उसके जो मार्क्स है वो लगभग 340 के आसपास आए थे, और जो 10,000 के आसपास रैंक है उसके 1/3 मार्क्स आए थे, मतलब 110 के आसपास मार्क्स आएंगे। तो ये जो दो बच्चे हैं, कहने के लिए दोनों ही आईआईटी में जा रहे हैं, बट दोनों के मार्क्स में इतना ज़्यादा वेरिएशन है कि दोनों मतलब एक बच्चा हो सकता है कि टॉप 10 वाली रैंक बैंड में या टॉप 100 वाली रैंक बैंड में फाइट कर रहा हो। उसकी रिक्वायरमेंट, उसको जो मटेरियल दिया जाना चाहिए, उसका जो कोर्स जिस स्पीड से उसको पढ़ाया जाना चाहिए, दैट विल बी टोटली डिफरेंट। जो बच्चा जस्ट स्ट्रगल करके रैंक में मतलब आईआईटी के अंदर जस्ट पहुंचना चाहता है, वो अपने प्रिपरेशन में हो सकता है उसको उतना ज़्यादा एक्सपोजर ही ना हो, अभी पहली बार प्रिपरेशन कर रहा हो, तो दोनों के लिए जब रिक्वायरमेंट अलग अलग है तो हम ऐसा नहीं कर सकते एक ही गोली दोनों को दे दें, क्योंकि दोनों के रोग अलग अलग हैं। तो काफ़ी जगह पे यूँ सी कि बहुत बड़े बड़े बैचेस होते हैं, 5-5, 10,000 बच्चे होते हैं, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, सबकी रिक्वायरमेंट ही अलग अलग होती है। बट हमने एक ही गोली सबको दे दी, एक ही पिल सबको दे दिया कि तू भी ये ले, उससे तू भी ये ले। तो ऐसा हो सकता है कि जो बच्चा 8,000 डिज़र्व करता था, बिकॉज वो ऐसे इन्वायरमेंट में पढ़ रहा है जहाँ पे मीडियन में पढ़ाया जा रहा है, सभी के भले के लिए मीडियन लाइन ले रखी है, तो उसमें क्या होता है सभी को कुछ ना कुछ नुकसान होगा टाइम का। तो ऐसा हो सकता है एक बच्चे का पोटेंशियल 8,000 रैंक लाने का था, बट उसने बहुत सारी वो चीज़ें करी जो उसके लिए बनी ही नहीं थी, ये ठीक है, उसका बहुत सारा टाइम इसी में वेस्ट हो गया। तो इसलिए हो सकता है वो 8,000 से खिसक के 12-13,000 पे चला जाए और उसका मेन आईआईटी से सीट लूज़ हो जाए। तो इस तरह की चीज़ है हमारे यहाँ पे। दोज काइंड ऑफ कस्टमाइजेशन आर पॉसिबल। कितने भी तरह के कॉम्बिनेशन आप बना लो, आप बोलो कि मेरे साथ ये दिक्कत है, मैं इस चैप्टर में ये करना चाहता हूँ, इस सब्जेक्ट में ये करना चाहता हूँ, इस चैप्टर में ये करना चाहता हूँ, तो दोज कस्टमाइजेशन आर वेरी मच पॉसिबल। कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन ट्रेजेक्ट्री बनाओ, ठीक है। तो इसलिए इनोवेटिंग टीचिंग, जैसे हमने बोला था, क्विक एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू न्यू सिचुएशन। इसका मतलब ये है कि जैसे जेई का पेपर जो है स्पेशली कभी आगे हो गया तो कभी थोड़ा पीछे हो गया, तो उसके हिसाब से हम करिकुलम में अपना जो शेड्यूल है उसको चेंज कर लेते हैं, ताकि बच्चे को लास्ट में एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए इनफ टाइम मिले, एक साइकिल मिले जिसमें वो अपनी चीज़ें रिवाइज भी कर पाए और उसको कंसोलिडेट कर पाए। तो वी आर ऑल्सो नोन फॉर दिस। लास्ट ईयर जेई का सिलेबस कुछ कम हो गया था मेंस का, तो काफ़ी लोगों ने तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया, बट वी वर द फर्स्ट वन टू रिस्पॉन्ड, और हमने जो चीज़ों को अकॉर्डिंगली हमने मोल्ड कर लिया ताकि बच्चों का फ़ायदा हो और उनका बेस्ट पॉसिबल रैंक लाया जा सके। हाँ, तो जैसा मैंने अभी बोला था, कस्टमाइजेशन इज़ द की, बिकॉज जो भी टाइम अवेलेबल है उसके अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्मार्ट स्टडी करें, जो मेरे को रिक्वायरमेंट है वही पढ़ें, तो जो टाइम है उसमें हमारा बेस्ट इम्प्रूवमेंट होगा। अगर हम जेनरिक चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि हमारा काफ़ी जो क्वालिटी टाइम है वो ऐसी चीज़ में वेस्ट हो जाए जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी, और मान लिया वो जो कमी हमारी रहेगी वो अगर हम मेंस 1 के बाद पूरी भी कर ली, बट मेंस 1 में जो लेस कंपटीशन वाला जो अपॉर्चुनिटी मिलता है वो तो हमारा लूज़ हो ही गया। ये चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए। तो वी हैव कोर्सेज लाइक CQ, जिसमें कोई बच्चा बोले कि मेरे को बस इस चैप्टर में फोबिया है, ये तो बिल्कुल मिनिमम लेवल तक करना है मेरे को अभी मेंस 1 से पहले तो, ताकि मेंस 1 में अगर ईजी या मॉडरेट क्वेश्चन आए तो वो मैं कर पाऊँ। तो उसके लिए CQ है, प्रबल मेंस ओरिएंटेड बैच है, फास्ट लेन हमारे पास है, और भी कई तरह के बैचेस हैं, रिवीजन बैचेस, जिससे बच्चा अपने हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को कस्टमाइज़ कर सकता है। सिमिलरली जैसे थ्योरी के लिए ये चीज़ हो गया, वैसे ही जो मटेरियल है उसमें भी डिफरेंट टाइप का मटेरियल है बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके तो कुछ जनरल पॉइंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पार्शियल ड्रॉप आता है। कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि अभी मेरा रैंक अच्छा नहीं आया, बट मैं कॉलेज चला जाता हूँ फिर पार्शियल ड्रॉप ले लेता हूँ। तो आई वुड से कि पार्शियल ड्रॉप ले क्यों है, मैं तो इसके पक्षधर नहीं हूँ। पार्शियल ड्रॉप में हम ऐसे तो कर सकते हैं, हमने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर मान लिया हमने वहाँ पे कुछ भी मेडिकल लगा दिया, 1 साल की छुट्टी ले लिया फिर प्रिपरेशन के लिए, 1 साल की नहीं तो 6 महीने की छुट्टी ले ली फिर प्रिपरेशन कर लिया, वो तो चलता है। बट अगर दोनों को एक साथ चलाने की कोशिश करें तो दोनों ही जगह कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। मतलब अगर हमें मान ली इंजीनियरिंग कॉलेज ही कंटिन्यू करना पड़ा तो वहाँ हमारे ग्रेड ख़राब हो जाएंगे, और फर्स्ट ईयर में जो एक बार ग्रेड बन जाता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है उसको इम्प्रूव करना। या फिर अगर वो बच्चा बोल रहा है कि नहीं मेरे को एक चांस और मिलना चाहिए और मैं इस बार अच्छा करूँगा, तो हो सकता है कि वो उस इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के साथ साथ वो जेई निकाल ले,
बट फिर क्या होगा कि उसका कॉम्प्रोमाइज रिजल्ट आएगा। अगर उसका पोटेंशियल 500 का है तो हो सकता है कि जितनी मेहनत उसने की होगी उसका 5000 रैंक आए। तो पार्शियल ड्रॉप तो वही बच्चा ले रहा होगा जिसको कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस है तो वी शुड टेक मतलब फुल ड्रॉप, ताकि फिर हमें बाद में ये पछतावा ना रहे कि काश में पूरी मेहनत करता तो मेरा और अच्छा रैंक कर जाता। फिर स्मार्ट प्रिपरेशन इन द गिवन टाइम, ये मैंने इसके बारे में बात कर ली है कि जो अभी से लेके मेज़ 1 तक का जो टाइम बचा है वो काफ़ी कम है, उसके अंदर हमें पूरा सिलेबस भी करना है, ढंग से भी करना है। तो मेरे को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ाई को कस्टमाइज़ करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जनरल चीज़ें कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ें तो ऐसे ही में टाइम वेस्ट करें विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, और जो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो छूट जाएँ या फिर किसी में प्रैक्टिस कम रह जाए हमारी। तो इसलिए स्मार्ट प्रिपरेशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। इस चीज़ का हमें ज़रूर ध्यान रखें, जिसको हम बोलते हैं सर्जिकल प्रिपरेशन। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक होती है ना कि उसी पॉइंट पे स्ट्राइक करना, आसपास की चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करना जो पेनफुल है। सेम चीज़ सर्जिकल प्रिपरेशन का मतलब यह है कि आपकी पूरी प्रिपरेशन में मान लिया टोटल 100 चीज़ें हमें सॉलिड चाहिए, तो हो सकता है आपकी 70 चीज़ें सॉलिड हो, 30 चीज़ें सॉलिड ना हो। तो उन 70 चीज़ों का जो ट्रीटमेंट होगा, वो जो 30 जो सॉलिड नहीं है उनका जो ट्रीटमेंट होगा वो टोटली अलग अलग होगा। ये ठीक है। उन जो हमारी सॉलिड 70 चैप्टर्स मान लो अगर हैं, तो हो सकता है उसमें तो हम केवल ब्रशअप करने के लिए क्वेश्चंस करें अच्छे अच्छे बस। ये ठीक है। उनको वापस पढ़ना पूरा पूरा चैप्टर, जो अगर कोई चैप्टर मेरा बहुत अच्छा है तो उस चैप्टर को पूरा वापस पढ़ने का मतलब है कि हम टाइम किल कर रहे हैं। जबकि जो दूसरा चैप्टर मेरा बहुत ज़्यादा वीक है उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करके मैं उसमें कॉन्फिडेंस को ऊपर उठा सकता था। कॉन्फिडेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कभी कभी होता है कि कोई चैप्टर है उसमें कुछ क्वेश्चन करने के बाद उनको अल्ट्रा कॉन्फिडेंस आता है, फिर क्या होता है कि थोड़ा सा जो टफ क्वेश्चन होता है वो भी हम हैंडल कर लेते हैं। किसी किसी चैप्टर में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है ढंग से तो आपका कॉन्फिडेंस लो होता है, तो जो मॉडरेट क्वेश्चन आता है उसमें भी हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं। और बहुत सारी बार मैंने ये देखा है बच्चों को कि वो क्वेश्चन ही छूट जाता है ईजी होते हुए, बिकॉज कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यूजिंग ऑलरेडी डन हार्ड वर्क। जैसा मैंने बोला कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि जैसे ड्रॉप लेते हैं, तो इस साल भी उन्होंने 2 साल अच्छी मेहनत की होगी और काफ़ी कुछ उनका ऑलरेडी सॉलिड होगा, बट वो चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी होंगी, हैफ एजर्ड होंगी, इसलिए उनका हो सकता है वो रैंक में कन्वर्ट ना हुआ हो, मार्क्स में कन्वर्ट ना हुआ हो। बट इसी चीज़ को अगर हम रीअलाइन कर दें, सभी फोर्सेस को एक तरफ लगा दें, तो जो हमने ऑलरेडी हार्ड वर्क कर रखा है उसी के ऊपर अगर हम प्रिपरेशन बिल्ड करें तो बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि एक बच्चे ने अच्छा प्रिपरेशन किया 11th-12th में, काफ़ी उसका चीज़ें ऑलरेडी सॉलिड है। जैसे मैंने बताया कि 100 में से हो सकता है कि 70 पॉइंट उसका ऑलरेडी सॉलिड है। अगर वो 0 से सबको एक साथ करे तो हो सकता है कि जो टाइम इतना बचा है कि सभी जो 100 पॉइंट्स हैं वापस करने में हो सकता है कि उसका जो प्रिपरेशन लेवल है हर चैप्टर में मान लिया 80 तक ही जाए। बट अगर वो ये चीज़ देखता है कि ये 70 मेरे अच्छे हैं, ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी हार्ड वर्क कर रखा है, यहाँ तो केवल मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ, ये 30 मैंने बिल्कुल नहीं कर रखे हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम देते हैं ताकि ये भी हमारे 100% के लेवल पे आ जाए। और ये जो 70 चैप्टर जो हमने अच्छा कर रखा था, जो ऑलरेडी मेरा 80 के लेवल पे था, इसमें प्रैक्टिस करके इसको भी 100 के लेवल पे लाए, तो दिस कैन गिव यू अ हेल लॉट ऑफ बूस्ट इन योर रैंक। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि अगर किसी बच्चे ने हमारी प्रिपरेशन ही नहीं कर रखी, या फिर हो सकता है उसने 2-4 ही चैप्टर कर रखे हों, फिर तो आई वुड से कि ऐसे कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं, फिर तो A to Z जैसे बैच में पढ़ाया जा रहा है वैसे सारा पढ़ जाओ। बट अगर किसी ने काफ़ी कुछ कर रखा है, माने 30, 40, 50% कर रखा है, तो वो तो एक आपके पास बहुत एसेट है, बहुत बढ़िया एसेट है। उस एसेट को यूज़ करके आप बाकी कॉम्पिटिशन से आगे निकल सकते हो। तो जो आपने मेहनत कर रखी है उसको यूज़ करना हमें आना चाहिए। तो यू शुड हैव राइट काइंड ऑफ कोर्सेज एंड टूल्स, ताकि आप वो भी यूज़ कर पाओ, जो बचे हुए चैप्टर को है उनको भी सॉलिड कर पाओ। ठीक है। अब अगर कोई बच्चा माने ऑफलाइन क्लास में बैठा होगा तो वो तो जिस सीक्वेंस में वहाँ पढ़ाया जाएगा उसी सीक्वेंस में उसको पढ़ना पड़ेगा। ये ठीक है। तो उससे दैट इज़ नॉट जिससे बोलते हैं एफिशिएंट वे ऑफ प्रिपरेशन। यहाँ पे इस बैच में यू विल बी एबल टू पिक एंड चूज ईच एंड एवरी चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर नीड, एंड यू कैन डू दिस। जो मैंने अभी बोला ना कि अगर कुछ ऐसा मेहनत कर रखा है तो दैट विल बी यूजफुल। पॉजिटिव थिंकिंग ग्रुप, इसका मतलब ये है कि आजकल जैसे बहुत सारी जगह पे सबसे पहले तो जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा होगा, ड्रॉप लिया होगा, वो शायद इतना सीरियस तो होगा कि वो सोशल मीडिया पे ना जाए, टाइम वेस्ट ना करे इधर उधर, बिल्कुल पूरा टाइम अपना पढ़ाई में इन्वेस्ट करे, रिफ़्रेश होने के लिए फिजिकल एक्टिविटी करे, रनिंग करे, जॉगिंग करे, ये ठीक है। बट बाकी सोशल मीडिया बिल्कुल यूज़ ना करे, डिजिटल मीडियम बिल्कुल यूज़ ना करे। कोई बच्चा अगर 1 घंटे डिजिटल मीडियम यूज़ कर रहा है तो उसकी जो नॉइज़ है उसके दिमाग में 2-3 घंटे और रहता है, जो उससे उसका कॉन्सेंट्रेशन लैप्स होता है, तो बाकी की पढ़ाई भी काफ़ी कुछ इफेक्टिव नहीं रहती। तो इस चीज़ का हम जरूर ध्यान रखें। तो ये मैंने इसलिए बोला कि काफ़ी मैंने आजकल ऐसे थे कुछ बच्चे ग्रुप में बैठ के ना नेगेटिव बात करते रहेंगे कि कॉम्पिटिशन ये हो गया, कुछ हो ही नहीं सकता, चीटिंग चलती है, यहाँ ये हो गया, वहाँ
ऐसी चीज़ों को सुनने से क्या होता है कि आपके अंदर से कहीं ना कहीं से, इवन इफ यू आर हाईली मोटिवेटेड, एफर्ट कम मानने का एक बार वो आता है ना, मतलब जज्बा जिसको बोलते हैं ना, लगता है क्या फ़ायदा है। तो हमारे साइकोलॉजिकली हमें ये लगता है कि क्या फ़ायदा है इतनी मेहनत करने का, तो हमारा जो एफर्ट है वो अपने आप ही कम हो जाता है। भले मैं रियलाइज़ ना हो, मेरे को तो लगे कि यार मैं तो पूरे दिन बहुत काम कर रहा हूँ, बट अगर आप साइकोलॉजिकली फ्रेश नहीं हो, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं हो, तो उसका भी 10-20% फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए जो भी आप फ्रेंडशिप करो, पहली बार तो फ्रेंडशिप की जरूरत ही नहीं है, 12 घंटे 13 घंटे तुम्हारे पढ़ाई में निकल जाएगा तो कोई बचेगा ही नहीं टाइम। फिर भी जिन लोगों से आप बात करते हो वो पॉजिटिव बंदे होने चाहिए, मतलब वो ये देखें कि हम और बेटर कैसे कर सकते हैं, रादर देन नेगेटिव पॉइंटों को लेकर रोना। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। बैच अलॉन्ग विद ऑफलाइन, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जैसे अभी ऑफलाइन में उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, बट उन्हें बहुत तरह की प्रॉब्लम नज़र आ रही होगी। ये ठीक है, कोई बच्चा बोलता है मैं रिवाइज़ नहीं कर पाता, कोई बच्चा बोलता है कि एक सब्जेक्ट मेरा वीक रह गया, कुछ बोलेंगे मेरे 3 चैप्टर वीक रह गए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो उसमें मैंने देखा है काफ़ी बच्चे ऑनलाइन लेके भी करने की कोशिश करते हैं, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन। अगर मान एक सब्जेक्ट वीक है तो 2 जगह 2 चैप्टर 2 सब्जेक्ट मान लिया आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, एक सब्जेक्ट ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बट वो डेफिनेटली एफिशिएंट वे नहीं है, कुछ तो आपका टाइम वेस्ट होगा ही होगा। तो अगर मान लिया जैसे ऑफलाइन में मान लिया किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर से हमारी ट्यूनिंग ही नहीं बैठ रही, या फिर ऐसा हो सकता है कि पीछे हमारे बीमार पड़ गए, 3 चैप्टर वेस्ट हो गए, अब उसकी वजह से मतलब जैसे बीच में से अगर हमारा बेस निकालें तो उसके ऊपर तो सॉलिड कॉन्फिडेंस वाली बिल्डिंग बनेगी नहीं, तो उनका पूरा ऐसे लचर पचर चलता रहता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, मार्क्स नहीं आ रहे, पढ़ भी रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो वीकनेस है आपके स्ट्रक्चर में उसको पहले ज़रूर प्लग इन करें। वो ऑफलाइन में वापस तो जा नहीं सकते, तो इस तरह की चीज़ों को ऑनलाइन के थ्रू आप जरूर कर सकते हैं। बट जैसा मैंने बोला कि कोई बच्चा ऐसा करता है दोनों जगह से पढ़ने की कोशिश करता है कि तीनों सब्जेक्ट में यहाँ पे ही पढ़ रहा हूँ, तीनों सब्जेक्ट यहाँ पे ही पढ़ रहा हूँ, ऑनलाइन से भी पढ़ लेता हूँ, ऑफलाइन से पढ़, हाईली इनएफिशिएंट वे है, कुछ नहीं होगा। ये तो बिल्कुल ही ना करें। एट द मैक्स एक सब्जेक्ट हम अलग से पढ़ सकते हैं, मतलब 2 सब्जेक्ट ऑनलाइन से, एक ऑफलाइन में, या 2 ऑफलाइन में एक ऑनलाइन में, ऐसा चलता है। दिस इज ऑल्सो नॉट एफिशिएंट वे। ठीक है, सेल्फ प्रिपरेशन, जैसे मैंने बोला कि दिस इज़ द लास्ट चांस, तो इस पर एक्सपेरिमेंटेशन ना करें। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मैंने 11वीं 12वीं में, जिन बच्चों को फाइनेंशियल दिक्कत भी नहीं होती, उन्हें लगता है मैंने 11वीं 12वीं में प्रिपरेशन कर लिया, इस बार तो मैं अपने आप ही कर लूँगा। तो उसमें क्या है कि देखो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है एवरी ईयर, 3-4 महीने बाद जाके हमें बच्चे बताते हैं कि मैं ये नहीं कर पाया, मैंने ये गलत कर दिया, प्रिपरेशन ट्रैक से उतर गया, तो फिर उसके बाद कोर्स करेक्शन का टाइम नहीं बचता। तो अगर फाइनेंशियली दिक्कत नहीं है तो आप जरूर कहीं बैच ज्वाइन करें ताकि आपकी कॉन्टिन्यूटी बनी रहे, रेगुलरिटी बनी रहे। उसके बाद अगर आप सेल्फ पढ़ना चाहो तो ठीक है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। बट ऐसा नहीं कि हम सेल्फ करने की कोशिश करें। शुरू में हमें, जैसे शुरू में बेसिकली क्या होता है कि हमें रिवाइज करने के लिए ज़्यादा नहीं होता हमारे पास कोर्स, तो मेरे को लगता है कि सब अच्छा ही चल रहा है 1-8 महीने ना। बट जैसे जैसे कोर्स का टेम्पो बढ़ता है तो उसमें क्या होता है कि कोर्स क्यूमुलेटिवली ज़्यादा होने लगता है, हमें उसको रिवाइज करना पड़ता है, उसके लिए टाइम स्लॉट निकालना पड़ता है। तो फिर चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितने क्वेश्चन करें, कितने क्वेश्चन कहाँ से करें, क्योंकि क्वेश्चन भी अच्छे होने चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं अभी मेंस 1 के बाद के लिए। तो बहुत सारे इतने वेरिएबल रहते हैं बच्चे के दिमाग में। 2-3 महीने बाद तो वो कुछ फाइट तो मारने की कोशिश करता है, बट अगर 2-3 महीने निकल गए फिर उसका जो पोटेंशियल था उसके हिसाब से रैंक नहीं आएगी, फिर उसके बाद अगर वो कहीं ज्वाइन करने की कोशिश करते। तो इसलिए इवन इफ आपने प्रिपरेशन कर रखी है एंड इफ यू आर फाइनेंशियली वेल ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है, तो आई वुड स्ट्रांगली से कि आप कुछ जरूर ज्वाइन कीजिए कोई ना कोई इंस्टीट्यूट, ताकि आपकी वो प्रिपरेशन फ्लो में रहे। अगर मान लीजिए इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया, मैं खुद प्रिपरेशन करता जा रहा हूँ, ठीक है, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ फाइन। अगर हम उनके साथ ट्यून करके हमारी प्रिपरेशन चलती जा रही है, हम खुद ही कर रहे हैं, तो वो चलेगा। क्योंकि वहाँ पे एनी डे आई हैव ए ऑप्शन कि हम तुरंत उधर स्विच कर जाए, इसलिए मैंने बोला कि उनके साथ चला। उसका ऐसा नहीं कि एडमिशन लेके फिर हम खुद ही प्रिपरेशन करें, वो अलग ट्रैक पे जा रहा है, ये अलग ट्रैक पे जा रहा है। अगर कम से कम इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। नो योर वीकनेस, मेंस प्लस एडवांस। वैसे कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जिनको ने 11वीं-12वीं में प्रिपरेशन ही नहीं किया ढंग का, और अब जो इतना कम टाइम बचा है, तो पहली बार तो देखो अभी तक किसी बच्चे ने, ऐसा बच्चे ने जिसने 11वीं-12वीं में नहीं किया हो, वो शायद अभी तक का वेट नहीं करा होगा, ठीक है। फिर भी कहीं कहीं पेरेंट्स ज़बरदस्ती बोलते हैं नहीं तू पहले एडवांस का एग्ज़ाम दे, भले ही तेरी लाइन 2-3 लाख आई हो, ये ठीक है। बट उसमें क्या होता है, उन्होंने क्रूशियल टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब वेस्ट कर दिया, उस पर तो हम रो सकते हैं बस, और क्या, उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। हमें तो वी शुड लुक फॉरवर्ड कि आगे हम क्या कर सकते हैं बचे हुए टाइम में। तो ऐसे टाइम में जिनकी पहले से सॉलिड प्रिपरेशन नहीं है, बट समहाउ उनका एडवांस क्लियर हो गया और उन्होंने एडवांस का एग्ज़ाम दे दिया, बट वहाँ पे अच्छा नहीं हुआ, अब उन्हें ड्रॉप ही लेना है, तो उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। एंड दे शुड अंडरस्टैंड
कि अभी हर चैप्टर को 100 लेवल तक अगर हम ले जाने की कोशिश करें, मे बी, ठीक है, हर चैप्टर में परफेक्शन लाने की कोशिश करें, तो ऐसा हो सकता है कि दिसंबर तक, मेंस 1 से पहले तक हो सकता है कि हम 25 में से 18 चैप्टर कंप्लीट कर पाएँ, 17 चैप्टर कंप्लीट कर पाएँ, रादर देन मेंस में तो बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे नहीं, ऑफकोर्स एडवांस के टफ वाले क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, तो हम उसको प्लान ऐसे करें कि हम सारे 25 चैप्टर करें। ये तो भले ही हम 80-90% एफिशिएंसी तक करें, ताकि ज़्यादा एफिशिएंसी तक करने में, ज़्यादा प्रैक्टिस करने में ऑफकोर्स टाइम ज़्यादा लगेगा, तो नंबर ऑफ़ चैप्टर कम होंगे, बट अगर हम सारे चैप्टर कर दें, भले वो एफिशिएंसी 90% है, तो मेंस से हम लड़ने के लिए सक्षम होंगे, क्योंकि मेंस के लिए हमें बहुत ज़्यादा 100% नॉलेज, मतलब 100% जिससे बोलते हैं चैप्टर का कंफर्ट चाहिए नहीं होता है, 70-80% से आराम से काम चल जाएगा, इवन इफ जो मेंस के टफ क्वेश्चन है, उसके बाद हम एडवांस वाली चीज़ को देख सकते हैं, जो बहुत एडवांस और टफर क्वेश्चन हैं, ताकि हमारा दोनों चीज़ सर्व हो जाए कि एडवांस में भी अच्छा रैंक आएगा और मेंस में भी अच्छा रैंक आएगा। तो इस तरह की जो प्लानिंग है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम जरूर दिमाग में रख के चलें, ठीक है। फर्स्ट मेंस का इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया कि फर्स्ट मेंस में सबसे कम हमारा जो कंपटीशन होता है वो कम होता है, तो उसका एडवांटेज हमें जरूर लेना चाहिए और अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए कि मेंस 1 ही, मतलब मेंस 1 को हम फाइनल मान के चलें। ऐसा जब उस जज्बे से हम मेहनत करेंगे, तो एक बार ऐसा होता है कि जब किसी बच्चे ने मेंस 1 अच्छा कर लिया, तो फिर उसका आगे की जर्नी बहुत स्मूथ हो जाती है, क्योंकि उससे मेंस 2 की टेंशन नहीं होती, तो उसके पास खुला मैदान होता है एडवांस तक का, पूरा एडवांस रिलेटेड प्रिपरेशन करने का। अदरवाइज़ क्या होगा, मेंस 1 अगर ऊपर नीचे हो गया, तो फिर आगे का जो 2 पड़ाव आएंगे, जैसे एक मेंस 1 और मेंस 2 के बीच का, मेंस 2 और एडवांस के बीच का, वो टाइम ढंग से यूटिलाइज नहीं हो पाता मेंस 1 और मेंस 2 के बीच में। वो बस यही डिसाइड करता रहता है कि कितना मैं मेंस का पढ़ूँ, कितना एडवांस का पढ़ूँ, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब कॉम्पिटिशन एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले रैंक इंप्रूवमेंट के लिए अगर कोई बच्चा आना चाह रहा है, तो जैसा मैंने बोला कि उसको कस्टमाइजेशन, हाईली कस्टमाइज्ड चीज़ें उसके पास होनी चाहिए, ताकि सर्जिकल पढ़ाई वो कर सके। तो यहाँ पे इट इज़ पॉसिबल। लेवल ऑफ क्वेश्चंस हो गया, ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए, इस तरह के जो डिसीजन लेने पड़ते हैं वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है। मैंने बोला कि उस बच्चे का तो काम केवल क्या होगा कि जो उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि आपके हिसाब से आप ये चीज़ करो, आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, आपकी रैंक बेस्ट आएगी। या फिर रिवीजन ड्यूरिंग कोर्स कैसे करें, तो डीबीपीज के थ्रू हम रिवीजन कर सकते हैं। और उसके बाद ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि यहाँ पे कंपटीशन में क्या है, देयर इज़ नो अपीजमेंट। ऐसा नहीं कि हम बच्चों को खुश करने के लिए चीज़ें बोल रहे हैं, हम तो वो बोलेंगे जो उसके लिए इफेक्टिव है, चाहे उसे अच्छी लगे या ना लगे। PYQ मेंस, PYQ एडवांस कितने करें, कौन से करें, ये इतने सारे वेरिएबल हैं कि जो बच्चा खुद प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर कहीं किसी बच्चे को ऐसा होता है कि वो इंस्टीट्यूट में तो प्रिपरेशन कर रहा है, बट उसको गाइड करने वाला कोई भी नहीं है, बस क्लास हुई और ख़त्म। तो यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्यूरेटेड। शॉर्ट नोट्स अगर बच्चा नहीं बना पा रहा है, तो उसको भी यहाँ पे वी विल ट्राई टू हेल्प। रेगुलर एंड रेलेवेंट टेस्ट, मतलब एक जगह ऐसा हो सकता है कि बहुत ईजी टेस्ट करा रहे हैं, ठीक है, ताकि बच्चों को फील गुड फैक्टर दिया सके। कहीं जगह क्या होता है, बहुत टफ टेस्ट करा रहे हैं, तो दोनों ही सिचुएशन ख़राब है। ये ठीक है, हमें तो एग्जैक्ट जो पेपर आने वाला है उसको मिमिक करने वाले टेस्ट करने चाहिए। तो यहाँ पे टीम कंपटीशन विल प्रोवाइड यू दोज रेलेवेंट टेस्ट। डाउट सॉल्विंग, जैसा हमने बोला कि कंपटीशन का बेस्ट है, लाइव डाउट सॉल्विंग भी होता है, एंड 24/7 भी आप कर सकते हो। उसके कस्टमाइजेशन में बोर्ड इंप्रूवमेंट के बारे में मैंने बात कर दिया। कोर्स करेक्शन प्लस मोटिवेशन की कॉन्टीन्यूसली यू विल बी इन टच विद योर मेंटर। और अगर आपको लगता है कि यार मैं कहीं गलत तो नहीं जाना, तो आपके पास वो फैसिलिटी होगी, आप तुरंत फ़ोन करके पूछ सकते हो कि क्या किया जाए इस सिचुएशन में। अनक्वालिफाइड एडवांस एंड मेंटरिंग भी आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि बच्चा किसी भी जैसे यूट्यूब पे किसी के बहकावे में आके एक प्रिपरेशन उसने स्टार्ट कर दिया, और यूट्यूब पे हो सकता है कि कोई बहुत एक्सपीरियंस टीचर ना मिले, हो सकता है उसका बच्चे का भले ही रैंक कैसा भी आया, उसने कुछ बताया, तो उस बच्चे को हो सकता है एक्सपीरियंस ही ना हो। यहाँ तो आपको डिकेड्स के एक्सपीरियंस वाले टीचर मिलेंगे जिन्होंने हर ब्रेथ के बच्चों को देख रखा है, हर तरह के बच्चों को देख रखा है। वो तो आप 5 मिनट बात करते हो तो हमें समझ में आता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, क्या क्या आपका सिचुएशन है और आपके लिए बेस्ट कोर्स क्या है। तो काफ़ी बच्चे इस अनक्वालिफाइड एडवांस के चक्कर में भी पोटेंशियल होते हुए भी अपना टाइम एंड जो बोलते हैं ना कि चांस वेस्ट कर देते हैं। नोट्स मेकिंग, ये ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। 1 सब्जेक्ट अल्ट्रा वीक, इसका भी डेफिनेटली हमारे पास इलाज है। थ्योरी गुड बट प्रैक्टिस लेस, उसका भी हमारे पास इलाज है कि कुछ बच्चों की जैसे थ्योरी अच्छी है बट वो चाहते हैं कि फिर भी हम एक बार थ्योरी ब्रशअप तो कर ही लें। ये ठीक है, ब्रशअप किस लेवल पे करें कि केवल फॉर्मूले देखने हैं, या फिर एक जैसे बोलते हैं ना कि 10 लेक्चर की चीज़ मैं 5 लेक्चर में एक बार पढ़ लूँ, तो वो सारी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। सम चैप्टर्स आर गुड, तो उनका ट्रीटमेंट कैसे करें, दैट
कस्टमाइजेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। क्यूमुलेटिव रिवीजन कैसे करें, बच्चा पढ़ता चला जा रहा है, 3 महीने के बाद उसे जो पुराना 3 महीने का है वो पूरा रिवाइज करना पड़ेगा, तो उसके लिए उसके पास टूल है क्या, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वांट टू फिनिश कोर्स अर्ली, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इसने 70% कोर्स कर रखा है, उसे 30% करना है बस ढंग से, और कोर्स पहले फिनिश करके फिर उसे फुल सब्जेक्ट टेस्ट देने हैं, रिवीजन करना है, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन कॉम्पिटिशन। ठीक है। हाँ, जेई प्रिपरेशन का जो लास्ट चांस है उसमें डाउट सॉल्विंग, जैसे मतलब कि एट माई टाइम, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे डाउट सॉल्विंग के लिए इंस्टीट्यूट में जाते हैं, फिर घंटों वहाँ पे खड़े रहते हैं, जब जाके उनका एक डाउट सॉल्व होता है। यहाँ पे तो क्या आप तुरंत टेलीग्राम पे पूछो, दो चार क्वेश्चन आप पूछ लो, अगर 2-4 पूछने हैं, 10 पूछने हैं, 10 पूछ लो, थोड़ी देर में आंसर आ जाएगा आपका, वो टेंशन खत्म हो जाएगी। WB, जेई, UG, EE, बिट्स है, इसके लिए आपको बाहर हंट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग इज़ टाइम कंज्यूमिंग। अगर आप खुद जाना चाहोगे, किसी ने बिट सेट कर दी तो आपको पता ही नहीं कि उसका लेवल क्या है, वो रियली में रेलिवेंट है नहीं है, इस तरह की जब रिसर्च करने जाओगे तो बच्चे का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। बट यहाँ पे कॉम्पिटिशन में ईच एंड एवरीथिंग मिल गया। मेंस देन एडवांस के बारे में मैंने बात कर दी। कुछ बच्चे अगर अपनी प्रिपरेशन को ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए कि पहले मैं मेंस खत्म करूँ फिर एडवांस करूँगा, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है। रिवीजन फॉर एडवांस, रिवीजन इज़ ए वेरी, जिसे बोलते हैं ना कि इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, बट बहुत सारी जगह आई वुड से 99% जगह पे रिवीजन वाला पार्ट मिसिंग होता है। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में तो बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ऐसे कराते हैं जो टॉप के 2-3 बैच हैं उनको रिवाइज कराते हैं, बाकी सबको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो दैट इज़ नॉट डन। रिवीजन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, जो बच्चे भी निगलेक्ट कर देते हैं काफ़ी। कोर्स कंप्लीशन के बाद चैप्टर वाइज मोर प्रैक्टिस। कोई बच्चा ये चाहे कि एक चैप्टर में उसने कर भी लिया, ठीक है, मटेरियल भी लगा लिया, फिर भी मान लिया वो टेस्ट दे रहा है 2-3 महीने, उसको फील हो गया इस चैप्टर के मेरे से ज़्यादा गलतियाँ होती है, अब मैं इसमें और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। अब उसमें भी वो हो सकता है वो, लेकिन मैं मेंस लेवल की ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, वो लेकिन मेंस तो मेरे से हो जाता है एडवांस की प्रैक्टिस ज़्यादा करना चाहता हूँ। तो उस तरह का जो मटीरियल है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ओवर हियर। एक ऐसा हो सकता है बच्चा बोले कि PNC है, मैं पढ़ ही नहीं सकता, ये ठीक है, तो ऐसे बच्चों को बोलते हैं ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल छोड़ के चले जाओ, बिकॉज जेई में बोर्ड लेवल के क्वेश्चन भी आ चुके हैं PNC में, तो बिल्कुल एक बेसिक लेवल पे करके चले जाओ, तो जिसमें टाइम इन्वेस्टमेंट भी कम है, तो बच्चों को ऐसा भी नहीं है मेरा टाइम किल हो रहा है इसके चक्कर में, जहाँ पे मार्क्स नहीं आएंगे। और अगर बहुत ईजी क्वेश्चन आ जाए तो यू विल बी एबल टू डू इट, ईजी या मॉडरेट क्वेश्चन आए तो यू विल बी एबल टू डू इट, तो वो मार्क्स लूज़ नहीं होगा। स्पेशली जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं रैंक बैंड में 5,000 10,000, तो एक एक मार्क्स की ऊपर बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है, ये एक एक मार्क्स पे रैंक बहुत ज़्यादा गिरती है, तो एक एक क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो विल मेक श्योर कि अगर आपका एक किसी 1 या 2 या 3 चैप्टर में फोबिया है, तो उसके भी हमने टूल्स बना रखे हैं कि बच्चा इससे तो करके चले जाओ, आपका सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आई वुड से कि ऑल द वेरी बेस्ट, जो भी आपकी प्रिपरेशन है, स्टे पॉजिटिव, और आपको थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे, सभी को आते हैं, बट उन थॉट्स को हटा के लगातार मेहनत करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि नेक्स्ट ईयर आप गर्व से बोल पाओ कि मैंने बहुत अच्छा किया जो मैंने ड्रॉप लिया, और क्योंकि आप अलग लीग में पहुंच गए, ये ठीक है। तो इसलिए जो भी ये ईयर है इसको एंजॉय करें, मतलब ऐसा भी नहीं कि इसको पहले कि 24 घंटे टेंशन में घूम रहे हैं फिर भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी। यू शुड ट्राई टू एंजॉय इट, यू शुड ट्राई टू गिव योर बेस्ट, कि जो भी 12-13 घंटे आप पढ़ रहे हो उसमें मैं बेस्ट करूँ, फिर रिजल्ट अपने आप फॉलो करेगा सूनर और लेटर, ठीक है। बाकी कुछ कुछ प्रॉब्लम अगर मेरे को दिख रही है तो ऐसा नहीं कि हम उसको इग्नोर कर दें और ऐसे ही चलते चले जा रहे हैं, ऑफकोर्स गड्ढे में गिरेंगे आगे जाके। अगर कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो उसको प्रोएक्टिव होकर तुरंत उस पर रेमेडी निकालें कि माने ये चैप्टर हमारे छूट गए, इनको कैसे सही करें, या फिर इसमें प्रैक्टिस कम है और प्रैक्टिस चाहिए। इस तरह की जो भी प्रॉब्लम बच्चों को खुद ही आइडेंटिफाई हो जाती है, तो उन प्रॉब्लम को देखते ना हैं, उनका सोल्यूशन निकालें, ठीक है, एंड बी पॉजिटिव। ऑल द वेरी बेस्ट।